संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ने सीरिया का दौरा किया। अब सीरिया का दौरा अपने आप में ऐतिहासिक दौरा कहा जा रहा है। यह ऐतिहासिक क्यों है, तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं खबर क्या है, इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, सब पर एक एक कर नजर डालते हैं। यूएनएससी की सीरिया यात्रा को ऐतिहासिक क्यों कहा गया है, सबसे पहले बात खबर की ही करते हैं। दरअसल बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जब से इसका गठन हुआ तब से लेकर सीरिया की अगर देखें यात्रा, तो इसका डेलीगेशन पहली बार है जो सीरिया की यात्रा कर रहा है। यानी कि इसने कब यात्रा की है, तो 4 दिसंबर 2025 को ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना जो कि 1945 में हो गई थी, उसके बाद पहली बार है। इसलिए ये ऐतिहासिक यात्रा के तौर पर इसको देखा जा रहा है। आप जानते हैं सीरिया की स्थिति, सीरिया में बहुत अशांत स्थिति थी। पिछले वर्ष ही वहां पर बहुत लंबे समय से काबिज जो असद सरकार थी उसका तख्ता पलट हुआ, वहां पर नए राष्ट्रपति वहां पर काबिज हुए, एक इंटरिम गवर्नमेंट वहां पर बनी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट की बात अगर कर ले, मध्य पूर्व की बात कर ले, इसके अलावा उत्तर अफ्रीका की बात कर ले, तो यहाँ पर जो लोकतंत्र समर्थक एक आंदोलन चला था जिसको स्प्रिंग मूवमेंट के नाम से जानते हैं, उसका असर यहाँ पर दिखने लगा था। और लंबे समय से काबिज सरकार के खिलाफ यहाँ भी प्रदर्शन शुरू हुए थे। पिछली बार यहाँ पर जो बशर अल असद की जो सरकार थी वो पलट जाती है और वहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। अब यहाँ पर सीरिया के जो समर्थक देश थे, जो संगठन थे, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते थे और उस कमजोर पड़ने का परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर सीरिया में सरकार भी बदली और सरकार बदलने के बाद यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है वैश्विक रूप से वो भी बदलता है। और इस तरह से संयुक्त राष्ट्र की एक मुख्य इकाई, मुख्य उसका अंग अगर यहाँ पर अपने डेलीगेशन को भेज रहा है, इतिहास में पहली बार भेज रहा है, तो ये अपने आप में एक बदलते राजनीतिक परिदृश्य की ओर संकेत भी करता है। तो इसी खबर के आलोक में आज हम बात करेंगे। इसके मुख्य बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा जरूरी है। देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर आप अगर बात करें तो बशर अल असद की जो सरकार है, बशर अल असद यहाँ पर वर्ष 2000 में यहाँ पर सत्ता पर काबिज हुए थे और इससे पहले इनके फादर थे जो कि 1971 से काबिज थे। यानी कि एक लंबे समय से यहाँ पर असद गवर्नमेंट चल रही थी। लेकिन स्प्रिंग मूवमेंट जब चला तो स्प्रिंग मूवमेंट का परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी लोकतंत्र समर्थक देश थे उनका विरोध यहाँ पर शुरू हुआ। अब अंतरराष्ट्रीय ये जो यात्रा है, अगर आप देखें तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने सीरिया से प्रत्यक्ष बातचीत के की जो कोशिश है उसकी तरफ ये पूरी की पूरी जो यात्रा है ये इशारा कर रही है। नई अंतरिम सरकार अब विदेशों के साथ सरकारी स्तर पर रिश्ते जोड़ेगी। इसी क्रम में यूएन एजेंसियों के साथ अब यहाँ पर संवाद भी होगा, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क भी होगा। तो इस तरह से एक बदलते राजनीतिक परिदृश्य की तरफ ये इशारा है। अब यहाँ पर इसका सपोर्ट कौन कौन करता था असद गवर्नमेंट का, उसमें कुछ मुख्य शक्तियां थी। वो सपोर्ट जब कमजोर हुआ, मुख्य शक्तियों का सपोर्ट कमजोर हुआ, तो धीरे धीरे यहाँ पर ये सत्ता परिवर्तन की रूपरेखा बनी। जैसे पहली एक शक्ति थी जो सपोर्ट करती थी वो थी रूस। अब रूस स्वयं ही यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, तो ऐसी दशा में रूस का वो इंटरेस्ट यहाँ पर अब थोड़ा सा कम हुआ, उसका प्रभाव कम हुआ। इसके अलावा अगर आप दूसरी बात करें तो ईरान की बात करें तो क्षेत्रीय संघर्ष में ईरान भी उलझा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ईरान का समर्थन भी कमजोर हुआ, जिसकी वजह से बशर सरकार लंबे समय तक यहाँ बनी हुई थी। इसके अलावा हिजबुल्लाह जो संगठन है वो भी गाजा में कहीं ना कहीं विचलित हुआ, तो इस वजह से भी यहाँ पर पूरी पुरानी जो सरकार थी, असद गवर्नमेंट थी, वो कमजोर पड़ी। अब यहाँ पर सीरिया में अगर आप देखेंगे तो जो सरकार बदली है उसमें संयुक्त राष्ट्र परिषद का जो डेलीगेशन है उसका जाना एक नए राजनीतिक समीकरण की ओर, साथ ही साथ सीरिया की एक नई दिशा की ओर इशारा करता है कि आंतरिक अशांति के बाद जो अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति वहां पर हो रही है वो कहीं ना कहीं एक नए राजनीतिक दौर में सीरिया को मान्यता देने की दिशा में एक कदम के रूप में इसको देखा जा रहा है। अब ये तो हमारी खबर थी। यहाँ पर यूएनएससी का जो डेलीगेशन है वो इतिहास में पहली बार पहुंचा है, तो इंपॉर्टेंट खबर है। एक नजर जरा सा सीरिया पर भी डाल लीजिए। सीरिया की स्थिति आप देख रहे हैं कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले ये जानिए कि इसकी स्थिति पश्चिम एशिया में है। पश्चिम एशिया में भौगोलिक रूप से ये स्थित है। अब पश्चिम एशिया में इसके उत्तर में क्या है, तो उत्तर में आप देखेंगे तो इसके उत्तर में स्थिति है तुर्की की। इसके अलावा इसके दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में इसकी स्थिति है जॉर्डन की। तो उत्तर में हो गया आपका तुर्की, दक्षिण में हो गया आपका जॉर्डन, और इस तरह से इसके पूर्व में आप देख रहे हैं कि इराक की स्थिति है और इसी तरह से पश्चिम में लेबनान और इजराइल की स्थिति है, और साथ साथ भूमध्य सागर भी इसके पश्चिम में स्थित है। इसके अलावा ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट और क्या है, इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण, जैसे यहाँ पर ऊंचे पर्वत शिखर हो गए, या यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियां होंगी, जैसे यूफ्रेट्स यहाँ की नदी है, ओरंटेस यहाँ की नदी है,
टाइग्रिस यहाँ की प्रमुख नदी है। तो इन नदियों को भी भौगोलिक रूप से आप जानते रहिए। माउंट हार्मोन यहाँ का उच्चतम बिंदु है, याद रखिएगा, माउंट हार्मोन यहाँ का क्या है, उच्चतम बिंदु के तौर पर जाना जाता है। तो ये सीरिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब सीरिया की इस अशांत स्थिति में विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेदखल करने में जो पुरानी असद सरकार थी उसको मुख्य रोल एक संगठन का था, उसका नाम भी आप याद रखेंगे, उस संगठन का, उसको शॉर्ट में कहते हैं HTS। HTS इस संगठन का नाम था, यानी कि हयात तहरीर अल शाम। हयात तहरीर अल शाम जो था, याद रखेंगे, हयात तहरीर अल शाम। असद सरकार को बेदखल करने में इस संगठन ने भी एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। अब देखिए UNSC यहाँ पर इतिहास में अगर पहली बार पहुंचा है तो एक नजर हमको UNSC पर भी डाल लेनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर एक नजर डाल लेनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसी वार्ता के क्रम में आपको बताया गया कि 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, UN चार्टर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग हैं, तो उन 6 प्रमुख अंगों में एक प्रमुख अंग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी है। अन्य प्रमुख 5 अंग कौन कौन से हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA, इसके अलावा ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय व सचिवालय, इसके अलावा UNSC। तो 6 प्रमुख अंगों में ये भी है, तो इसलिए भी इसका इंपॉर्टेंस है। इसका काम क्या है, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करना है, शांति और सुरक्षा। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की स्थापना कैसे की जा सके, ये इसका उद्देश्य है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में स्थित है। अब इसके सदस्यों की बात करते हैं, तो इसमें देखिए 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 5 सदस्य इसके क्या होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं, परमानेंट इसके मेंबर होते हैं, जिसमें से कि USA है, रूसी संघ है, इसके अलावा फ्रांस है, चीन है और UK है। ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा 10 इसमें अस्थायी सदस्य भी होते हैं, और प्रत्येक वर्ष जो है 5 सदस्य जो है वो 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो याद रखेंगे 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता हर महीने इन्हीं 15 सदस्यों के बीच में चेंज होती रहती है। अब प्रत्येक सदस्य के पास एक मत देने का अधिकार होता है, लेकिन जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर का मतलब ही हुआ एक प्रकार का ये नकारात्मक पावर है, यानी कि अगर किसी चीज पर ये अपनी असहमति व्यक्त कर देगा, इन 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक सदस्य थी, तो वो जो भी प्रस्ताव है वो वहीं पर अधर में लटक जाएगा, यानी कि वो खारिज हो जाएगा। तो ये इसको वीटो पावर कहते हैं, इससे आप परिचित होंगे। तो ये संबंधित है UNSC से संबंधित पूरा ये मामला था, इसके विषय में कुल कुछ मूलभूत चीजें थी। अब यहाँ पर बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय आंतरिक अशांति के बाद सीरिया में अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख 6 अंगों में से एक इकाई का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचता है, तो एक नए राजनीतिक दौर में सीरिया को मान्यता मिलने जैसी एक स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये सीरिया के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय जो है उसने सीरिया में प्रत्यक्ष बातचीत की जो शुरुआत की है, वो कहीं ना कहीं पिछले वर्ष के बशर अल असद सरकार के बदलने के बाद एक नए, हम कह सकते हैं कि नई जो अंतरिम सरकार है वो विदेशों के साथ सरकारी स्तर पर रिश्ते जोड़ेगी। इसी क्रम में UN एजेंसियों के साथ जो संवाद है, सामाजिक आर्थिक संपर्क है, उसके तौर पर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है। अब इस प्रतिनिधि मंडल में अगर देखें तो सैमुअल जबोगार, ये नाम याद रखेंगे, सैमुअल जबोगार कौन है, तो वर्तमान में UNSC के प्रेसिडेंट है। जो आपको बताया गया कि हर महीने 15 सदस्यों में जो अध्यक्षता है वो चेंज होती रहती है, तो वर्तमान में UNSC के क्या है, प्रेसिडेंट है। और UN में स्थायी प्रतिनिधि है कहाँ के, तो स्लोवेनिया के स्थायी प्रतिनिधि हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो चर्चा है उसका मुख्य केंद्र क्या है, तो इसमें चर्चा में जो राजनीतिक परिवर्तन के बीच में राष्ट्रीय संवाद होगा पर चर्चा होगी। आतंकवाद एक प्रमुख चर्चा का विषय होगा, जिसमें अन्य देशों हेतु सुरक्षा और जोखिम से रोकना, सीरिया के द्वारा इस तरह का कोई कदम न उठाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। आर्थिक विकास कैसे वहां पर होगा, युद्ध के बाद की क्या स्थितियां हैं उस पर चर्चा होगी। और न्याय और समावेशिता, ये तमाम विषय हैं जिस पर यहाँ पर चर्चा होगी, चर्चा के केंद्र में ये सब रहेगा। साथ ही साथ UNSC ने एक बड़ा संकेत देते हुए जो सीरिया है, सीरिया की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, की जो एकता है, स्वतंत्रता है और क्षेत्रीय अखंडता है, उसके लिए भी समर्थन देने की पुष्टि की है। सीरिया के लिहाज से अगर आप देखें तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही साथ ठीक उसी तरह से महत्वपूर्ण है जैसे हमारी अगली महत्वपूर्ण सूचना। अगली महत्वपूर्ण सूचना ये है
कि अब दृष्टि आईएएस खुल गया है आपके शहर रांची में भी। और अगर आप जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप दृष्टि आईएएस के हमारे रांची सेंटर से भी जुड़ सकते हैं। उससे अपनी परीक्षा को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक अन्य महत्वपूर्ण खबर है और वो है कि जेएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन हमारा एक ऐसा कोर्स है जो आपको मिल रहा है सिर्फ 24,999 रुपए में। इस कोर्स की क्या खासियत है? इस कोर्स की खासियत ही आपको इस कोर्स तक ले आएगी। सबसे पहली खासियत तो यही है कि इसका पॉकेट फ्रेंडली जो इसका बजट है, इसकी कीमत है, वो मात्र 24,999 रुपए है। 14 माह में केवल आपको जीएस का फाउंडेशन यानी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की जो संपूर्ण तैयारी है वो कराई जाएगी। 18 माह तक इस कोर्स की वैलिडिटी है, ताकि 18 माह में आप जहां भी जिस तरीके से हैं अपनी सुविधानुसार चाहे जब जहां से इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं, देख सकते हैं। स्टूडियो से लाइव होगा, क्वालिटी बेहतर होगी, 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं होंगी। 18 माह की वैलिडिटी को बढ़ाने की सुविधा भी होगी। लेक्चर के दौरान बोर्ड पर जो भी लिखा जाता है उसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा होगी, 18 क्लास टेस्ट होंगे, प्रिंटेड क्लास नोट, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको जो जीएस के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के 2 वर्षों का एक्सेस आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रिंटेड मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए क्या करना है, तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विस्तार से जानकारी के लिए आप 8750187501 ये हमारा नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। नए बैच की सूचना यह है कि नया बैच हिंदी माध्यम का 9 दिसंबर शाम 5 बजे, इंग्लिश मीडियम 10 दिसंबर शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में ये आपके लिए उपलब्ध है। तो चलिए अंत में चलते हैं अब अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न आपके लिए है कि यूएनएससी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विकल्प आपके सामने है, 1919, 1935, 1945 या 1950। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।